नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है आपका यानी जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले किसान आंदोलन से जुड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है उससे मैं आपको कराना चाहता हूं रूबरू। बहुत बड़ी बात यह है कि सरकार ने जैसे ही कल ये पेशकश रखी कि अगर आप लोग मान जाएं तो एक सीमित समय तक यानी 1 साल से 1.5 साल तक हम किसान के कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन को होल्ड कर देंगे, और ऐसा हम लिखित में सुप्रीम कोर्ट में भी देने को तैयार हैं। किसानों ने कहा अब हम इस पर चर्चा करेंगे, इस पर विचार कर वापस लौटेंगे, लेकिन इसका एक परिणाम ये निकला है कि किसानों ने 23 जनवरी को देश भर में जितने भी राज्य भवन है उसको घेरने का जो प्लान बनाया था उस कार्यक्रम को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। लेकिन हाँ, आज की बैठक में आगे की रणनीति अब वो तय करेंगे। कई सारे किसान पक्ष हैं यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर अखाड़ा में मैं आपको बता दूं कि कई सारे किसान पक्ष हैं जो कल वहां मीटिंग में थे, जो कि जिनको लगा कि सरकार वाकई में कुछ करना चाहती है, वाकई में किसान के हित में बात करना चाहती है, तो हमें भी इस पर विचार करना चाहिए। 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली अब भी करके रहेंगे, ये उनका कहना है। लेकिन कई सारे किसान पक्ष ये हैं कि अब उनका मन ऐसा बन गया है कि शायद हमें सरकार की बात मान लेनी चाहिए, प्रदर्शन स्थल से हट जाना चाहिए, वापस अपने खेतों में चले जाना चाहिए और देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित पैनल और ये जो ज्वाइंट कमेटी है वो क्या निर्णय लेती है। और सरकार ने अगर ये लिखित में देने को तैयार है तो हमें भी सरकार की बात माननी चाहिए। कहीं ना कहीं इस पर कई सारे विचार होने वाले हैं, फैसला होने वाला है। क्या होगा? क्या किसान यूनियन, किसान पक्ष अब भी अड़ियल रहेंगे? क्या उनका राजनीतिक एजेंडा किसान के हित के एजेंडे से ऊपर निकल कर आएगा? देखने वाली बात है। अभी फिलहाल दिल्ली से अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बैठक कर रही है, वहां गाजीपुर बॉर्डर पर दीपक बिष्ट हैं, सिंगू बॉर्डर पर दीपक रावत हैं, एमपी के सीहोर से मनोज शर्मा और जयपुर से भवानी सिंह भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अनुराग ढांडा से पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित जो पैनल है, जो कमेटी है, उसकी मीटिंग होने वाली थी। उनमें से एक बहुत ही वरिष्ठ वॉइस है अनिल घानवत। उन्होंने कहा देखिए, अगर आपने अब की बार बिल वापसी की मांग कर डाली तो अगले 50 साल तक किसान संशोधन और किसान रिफॉर्म्स को आप भूल जाइए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को आप भूल जाइए। आपको जरूरत है कि सरकार के साथ मिल बैठकर संशोधन करे, लेकिन इन रिफॉर्म्स को होने दे क्योंकि ये किसान के हित में है। ये उनकी धारणा है। उन्होंने ये भी कहा कि सबकी जितनी भी बातें हैं हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर सुनेंगे और अपनी रिपोर्ट सामने रखेंगे। क्या हो रहा है इस बैठक में अनुराग? देखिए, बिल्कुल अगर अभी बात करें तो पिछले करीब 1.5-2 घंटे से बैठक चल रही है अंदर, और हमें जो जानकारी है, उत्तर प्रदेश का एक किसान संगठन है जिसके जो अध्यक्ष हैं अजय आलोक, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपनी बात आज रखने के लिए। अजय अनमोल उनका नाम है। वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी बात रखने के लिए और अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। एक ओपन कॉल किया गया था इस कमेटी की तरफ से पिछली बार कि कोई भी किसान संगठन, चाहे वो प्रोटेस्ट कर रहा है या फिर जो समर्थन में है, कोई भी आकर के अपनी बात रख सकता है। उसके अलावा आज कमेटी को ये तय करना है कि आगे का रोड मैप क्या होगा। वो एक वेबसाइट बनाने की बात कर रहे थे जिस पर फीडबैक ले सकें, वो भी तमाम तैयारियां आज करनी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कमेटी की इंपॉर्टेंस तभी तक है आनंद, जब तक सरकार और किसानों के बीच में बात नहीं बनती है और सरकार और किसानों की कमेटी नहीं बनती है। अगर उस दिशा में आगे बढ़ जाएगा जो बातचीत है वो, तो फिर इस कमेटी का रेलिवेंस भी कम हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में सरकार अगर एक बार इस तरीके का एफिडेविट दे देती है कि वो होल्ड पर डाल रहे हैं कानून को, फिलहाल इंप्लीमेंटेशन को, तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी इस कमेटी का उस तरीके से वैल्यू नहीं रहेगी और शायद सुप्रीम कोर्ट इसको भी स्थगित कर देगा। तो सबकी नजर फिलहाल इस कमेटी की मीटिंग होने के बावजूद सबकी नजर फिलहाल इस बात पर है कि आज किसान अपनी मीटिंग में क्या फैसला करते हैं, और अगर उस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं तो सहूलियत के साथ सारी चीजें सुलझाई जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, किसानों ने कहा कि राजभवन को घेरने का जो उनका प्लान था 23 जनवरी का, उसको तो उन्होंने फिलहाल टाल दिया है। दीपक बिष्ट से जुड़ते हैं, गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ रहे हैं, मनोज शर्मा सीहोर से भी हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश में सिंगू बॉर्डर से दीपक रावत हैं और जयपुर से भवानी सिंह है। सबसे पहले मैं दीपक बिष्ट से पूछना चाहूंगा। दीपक, बताइए, गाजीपुर बॉर्डर में किसान पक्षों का क्या मन बना है? क्या कल सरकार की जो पहल थी, नरेंद्र तोमर ने कहा 1 से 1.5 साल तक आप समय सीमा हम लोग साथ मिलकर बैठ के करते हैं, लेकिन आज प्रकाश पर्व है, गुरु गोविंद सिंह जी का पावन दिवस है, आज हमें कुछ ना कुछ तो हल निकाल देना चाहिए। क्या किसान पक्ष इसको सुनकर चौंक गए थे? क्या अब वहां पर एक विचार बन गया है कि शायद हमें सरकार के साथ बैठकर बात कर लेना चाहिए, अगर ये लिखित में देने को तैयार हैं तो?
देखिए आनंद, इस तरह के सवाल हमने यहाँ पर किसानों से पूछे थे तो उनकी एक ही राय थी कि तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर ही वो अड़े हुए हैं और उनका कहना था कि हम इससे नीचे या आगे पीछे बात नहीं करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत से हमने बात की थी तो राकेश टिकैत का कहना है कि तीनों कानूनों पर हमारी बात होगी और उससे इधर कोई बात नहीं हो सकती। साथ ही उनका ये भी कहना था कि आज जो मीटिंग होने वाली है 2 बजे सिंघू बॉर्डर पर, किसानों की उस रणनीति को लेकर जो कल सरकार को बताई जाएगी, जो सरकार का ऑफर है उसको लेकर बताई जाएगी, तो उसमें भी उन्होंने साफ किया है कि उस ऑफर की बात हम मीडिया से बाद में शेयर करेंगे, लेकिन 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली होगी वो जरूर होकर रहेगी। यानी किसानों का ये साफ कहना है कि वो ट्रैक्टर रैली करेंगे और तब तक आंदोलन लगातार जारी होगा। भले ही सरकार के ऑफर पर बातचीत किस तरह की रणनीति के तहत होती है वो देखना होगा, लेकिन वो यहाँ पर साफ कह चुके हैं कि हम सरकार के इस प्रस्ताव पर अभी सोचेंगे, विचारेंगे, उसके बाद ही बाद में बात होगी। लेकिन ट्रैक्टर रैली को जो लेकर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है वो जरूर किसान जो है करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जी तो यानी कहीं ना कहीं वो अड़े हुए हैं। एजेंडा उनका 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड का है। उनका ये नहीं है कि किसान के हित के में उनकी मांगे मनवाएं और सरकार से बातचीत करें। तो एजेंडा उनका ये है कि कुछ भी हो 26 जनवरी तक तो इस आंदोलन को जारी रखना और ट्रैक्टर परेड को करके ही रहना है। क्यों करना है 26 जनवरी को, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। क्यों किसान एक तरफ अपनी परेड करना चाहते हैं जब गणतंत्र दिवस पूरा देश मनाएगा और एक रैली होगी और परेड होगा, रिपब्लिक डे परेड होगा, क्यों उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों किसान इस तरह से अड़े हुए हैं? ये बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन भवानी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जयपुर में कहीं ना कहीं ये प्लान जो है कि 23 तारीख को राजभवन को घेरा जाएगा, उसको स्थगित कर दिया गया है। देखिए बिल्कुल ये तो हो गया, लेकिन जयपुर से अभी तक दिल्ली मार्च करनी थी एक ट्रैक्टर रैली, वो अभी तक पोस्टपोन नहीं की गई है। हमारे साथ किसान हैं, पहले उन्हीं से पूछते हैं कि उनकी राय क्या। आप बताएं कि सरकार ने ऑफ़र दिया किसानों को कि आप 1-1.5 साल के लिए पोस्टपोन कर दीजिए और जो कमेटी बना रहे हैं उसमें चर्चा कर लीजिए। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? अच्छा कमेटी बन जाए तो कमेटी बन जाए, सरकार ने ऑफ़र दिया वो ठीक है। ठीक है। अच्छा, कानूनों को लेकर कोई आपत्ति है आपको लगता है? कोई आपत्ति नहीं। क्या ठीक है ये कानून, या कुछ ऐसा है जो बदलाव होना चाहिए? नहीं, हमारे लिए ठीक है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, कानून बनाए हैं, वो बहुत अच्छे बनाए हैं। जो लोग पिछले कुछ लंबे समय से सरकार पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे कि बोले सरकार किसानों के संबंध में कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, जब सरकार मतलब किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कानून लेके आई, जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए तो इन्होंने रिजल्ट कहाँ से देख लिया कि ये नुकसान करेगी आगे चल के कुछ किसानों के लिए। नहीं तो ऐसी स्थिति के अंदर जब आपको लगता है कि क्या कमेटी पे छोड़ देना चाहिए? हाँ, कमेटी भी मैं कह रहा हूँ कि अगर किसानों को कहीं कोई शंका है तो कमेटी डिसाइड करेगी और किसानों की भी बात को भी सुनेंगे कि कहीं किसानों की 26 जनवरी को जो ऐलान कर रखा है ट्रैक्टर रैली, क्या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये देश की छवि खराब करने का काम करेंगे। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो इसका मतलब ये किसान नहीं है। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से जो सरकार ने बनाई है वो ठीक बनाई है। जो कानून है वो सरकार का ठीक है। किसान जो लेकिन अभी किसानों ने तो स्वीकार नहीं किया, सरकार का ऑफर है। स्वीकार इसलिए नहीं किया कि दलाली प्रथा जो लोग हैं, जो दलाल है, वो स्वीकार नहीं करने दे रहे। किसान जो कर रहे हैं वो किसान नहीं है, ये दलाल है। और सरकार का जो कानून है वो ठीक है। 26 जनवरी को जो उन्होंने ऐलान कर रखा ट्रैक्टर रैली, क्या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? भी कुछ का ऐलान कर रखा है, नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमारी राय है नहीं होनी चाहिए। क्या बड़ी बात भवानी की ग्राउंड पर लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि किसान कभी नहीं चाहेगा कि देश की छवि खराब हो। क्या ये दलाल बैठे हैं जो जानबूझकर अड़े हुए हैं? क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? सरकार अगर इनकी बात इनके हित में काम करने को तैयार है तो आप अपनी बात वहां रखें और सरकार के साथ काम करें, मिलकर काम करें। कहते हैं वहां पर जो कुछ लोग आपके साथ मौजूद हैं। मैं जरा मनोज शर्मा के पास जाना चाहूंगा। सीहोर में क्या माहौल है, क्या कह रहे हैं वहां पर? आनंद, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अगर किसान की बात हो तो खेत खलिहान में हो तो ज़्यादा बेहतर है। इस वक्त हम बिल्कुल ज़मीन पर किसानों के बीच में हैं। जो किसान यहाँ पर अपना खेतों में काम कर रहे थे, उसके बाद अब हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये सरकार कह रही है कि 1 से 1.5 साल तक के लिए वो नए कानूनों के अमल पर रुकने के लिए तैयार हैं। आप मतलब क्या कहते हैं आप? देखिए साहब, मेरी सोच तो ये है कि वो किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और यहाँ भी हम किसान लोग हैं, सभी जगह किसान हैं,
जब सरकार ने इतनी बड़ी बात की है कि 1.5 से 2 साल तक का बोला है, 1 से 1.5 साल, 1 से 1.5 तक नहीं, मैंने 1.5 से 2 का सुना। कुछ टीवी चैनल ये भी बता रही है। हाँ, तो ठीक 1.5 है। साल का यदि सरकार करे तो इस बीच अपन को सब्र रखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। यदि 1.5 साल में यदि ये कानून में संशोधन फिर ना करे सरकार, या ये ना करे, तब अपन उस फिर से खड़ा कर ले आंदोलन। लेकिन अभी तो सरकार की बात मानना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया। 1.5 साल सरकार ने एक संदेश दिया है, आपको क्या लगता है, मतलब सब्र होना चाहिए? बिल्कुल सब्र रखना चाहिए। ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं बना था जिनने आज तक कृषि कानून लागू करा, कोई ने भी नहीं करा था। अब वो कृषि कानून लागू करा है, अगर कभी 1.5 साल की कही है इनने तो उनको सहन शक्ति करना चाहिए। 1.5 साल के बाद क्या है क्या नहीं है उनको समझना चाहिए, जो धरना पे बैठे हैं वो। किसान कह रहे हैं कानून रद्द करने से कम कुछ भी नहीं। साहब हमारी भी यही मंशा है कि जो 1-1.5 साल का समय दिया है तो इतने मतलब टाइम तक अपन इंतज़ार कर लें। इतने में अगर वो संशोधन नहीं करेंगे तो फिर भी अपन पीछे उसी काम पे फिर हो जाएंगे चालू। यही कहते हैं हम, और अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी इस वक्त। मतलब जो सरकार का कुल मिला के ये पहल आप एक अच्छी मानते हो कि अब सरकार जो पूरी तरह से 2 महीने से आंदोलन, 10 दौर की बातचीत, अब सरकार कह रही है कि भाई हम तो मनोज देखिए, तो सीहोर से लेकर जयपुर तक यही बात कही जा रही है कि किसान अगर सरकार पहल कर रही है तो सरकार के साथ काम करने की जरूरत है। दीपक रावत के पास चलते हैं, किसान नेता बाहर निकल रहे हैं। सब दीपक बताइए अपडेट क्या है? आनंद, अभी भी मीटिंग खत्म हुई है। करीबन 2 घंटे की मीटिंग चली थी जिसमें दिल्ली पुलिस का आला अधिकारी और हरियाणा पुलिस का आला अधिकारी मौजूद थे। लेकिन मीटिंग के बाद जो तमाम किसान नेता बाहर निकल रहे हैं, उनसे जो जानकारी मिली है उसका साफ सीधा संदेश जो दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली वो निकालना चाहते हैं वो ज़रूर निकालेंगे। आज जो सहमति बनी थी वो सहमति नहीं बन पाई है। योगेंद्र यादव निकल रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, कि उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, कोई निष्कर्ष निकल पाया? बस इतना। मैंने आपको बताया कि हमने दोबारा दोहराया है कि रिपब्लिक डे की परेड होगी, शांतिपूर्वक होगी, दिल्ली के भीतर होगी। सरकार कहती है कि दिल्ली के बाहर आप कर लीजिए, हमने कहा ये संभव नहीं। हम गतिरोध बना हुआ है सर अभी। मुझे विश्वास है कि 26 जनवरी आते आते सुलझेगा और 26 जनवरी को गणतंत्र में गण की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए किसान आके एक ऐसी ऐतिहासिक रैली करेंगे शांतिपूर्वक तरीके से, जिसे देश याद करेगा। कहाँ पे करना चाहते हैं सर, आपने बताया? हमने आउटर रिंग रोड बोला था। सरकार कहती है आप दिल्ली के बाहर कर लीजिए। अब दिल्ली के बाहर तो संभव नहीं है। ये जो किसान गुरदासपुर से आ रहा है, फतेहाबाद से आ रहा है, शामली से आ रहा है, वो इसके मेरठ का चक्कर लगाने नहीं आ रहा है। जी धन्यवाद। पुलिस क्या डराने की कोशिश कर रही है? पुलिस की तरफ से कोई दबाव डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है? कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर, क्या प्रेशर डालेंगे? जी आप प्लीज रास्ते। तो आनंद, ये आपने देखा कि योगेंद्र यादव ये बता रहे थे कि जो सहमति जो है वो नहीं बन पाई है। साफ तौर पर उनका कहना है कि ट्रैक्टर रैली जरूर निकाली जाएगी 26 जनवरी को। सहमति इसीलिए नहीं बन पाई है क्योंकि ये लोग अड़े हुए हैं। क्यों निकालना चाहते हैं परेड? रिपब्लिक डे, देश की गरिमा के लिए परेड तो वैसे ही होता है, तो किसान अपना परेड दिल्ली में ही क्यों निकाल के रहेंगे? ये एजेंडा क्या है योगेंद्र यादव का? जो किसान वहां से चल के नहीं आ रहे हैं उनको तो वहां से उकसा के कहा जा रहा है कि चलो 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 निकलना पड़ेगा। ये काम क्यों कर रहे हैं योगेंद्र यादव? पूछना चाहिए ना योगेंद्र यादव को। अगर सरकार कह रही है कि हम 1.5 साल तक इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन को टालने को तैयार हैं, एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी पूरे इस पर बात करेगी, उसके बाद हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे, फिर भी क्यों ये 26 जनवरी का एजेंडा लेके खड़े हैं? दीपक आनंद, साफ तौर पर जब इनसे बातचीत हुई थी, जब ये अंदर जा रहे थे मीटिंग में, तो उनसे ये पूछा गया था कि जब सरकार ने इतना बड़ा प्रस्ताव उनके सामने रख दिया है, सरकार साफ तौर पर ये कह रही है कि 1.5 साल तक एक कमेटी बना दीजिए जिसमें आपके भी लोग होंगे, हमसे भी बातचीत हो जाएगी, सरकार से लगातार बातचीत हो जाएगी, उसके बाद कोई हल निकलता है तो 1.5 साल के अंदर चीज़ें बदल भी सकती हैं। ऐसे में योगेंद्र यादव का साफ तौर पर ये कहना था कि उसको लेकर एक संयुक्त मोर्चा की जो मीटिंग है आज 2 बजे, उसी में तय होगा कि क्या करना है। लेकिन साफ तौर पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के लिए उनके साथ पूछा गया कि सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि 26 जनवरी को खुफिया एजेंसी को अलर्ट, ऐसे में आप इतनी बड़ी ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे तो परेशानी हो सकती है, सुरक्षा में चूक हो सकती है। लेकिन उनका कहना था कि हम तो आउटर रिंग रोड से जाएंगे, लेकिन आउटर रिंग रोड से जाएंगे तो दिल्ली ही, ये साफ तौर पर उनसे पूछा गया था। लेकिन इस पर कोई साफ जवाब नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है कि ट्रैक्टर रैली निकालनी है तो निकालेंगे। आज की मीटिंग में ये कोशिश, तो सबसे बड़ी बात यह है कि बातचीत अभी भी बेनतीजा रही है। बातचीत में का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं कि दिल्ली के बाहर आप परेड करिए, दिल्ली के अंदर मत करिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, 26 जनवरी का दिन है, आप इसको मत करिए। पर ये अड़े हुए हैं कि भाई करेंगे तो दिल्ली में ही।
इस बात पर अड़े हैं, कहते हैं 26 जनवरी तक शायद निकल जाएगा निष्कर्ष। क्यों 26 जनवरी तक निकल जाएगा निष्कर्ष? एजेंडा तो आप बना के आए नवंबर से कि 26 जनवरी को करना ही है। इन सारे ट्रैक्टर्स को और बुलडोजर्स और एक्सकवेटर्स तक को निकाला है उन्होंने पंजाब और हरियाणा से यहाँ पर दिल्ली के सामने लाकर रखने के लिए। ये देश का मान बढ़ाने के लिए है या देश की गरिमा को आहत पहुंचाने के लिए है? देश का अहित करने के लिए है, ताकि दुनिया 27 तारीख को ये देखे कि किसान ने परेड किया जिस दिन रिपब्लिक डे है, क्योंकि गणतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इस नैरेटिव को पुश करने की कोशिश है। अगर ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है तो क्या है? क्योंकि जमीन पर तो किसान कहता है, किसान कभी नहीं चाहेगा कि देश की छवि खराब हो। जब ये बात हमने राजस्थान में सुनी, ये बात हमने मध्य प्रदेश में सुनी, अब यही बात क्यों राकेश टिकैत जैसे लोग, योगेंद्र यादव जैसे लोग नहीं कहना चाहते? क्या इनका आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन है, आइडियोलॉजिकल एजेंडा है, या किसान हित इनका एजेंडा है, लोक हित इनका एजेंडा है? लोकतंत्र की छवि मोदी सरकार के अंडर खराब करना इनका एजेंडा है, या गणतंत्र के हित में काम करने का एजेंडा है इनका? ये आप खुद फैसला कीजिए। जब लोग जमीन पर कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि हम लिखित में कोर्ट में देने को तैयार हैं कि 1 से 1.5 साल तक हम कानून के इंप्लीमेंटेशन को टालने को तैयार हैं, हम कमेटी बनाएंगे, आपकी सारी बातों को सुनेंगे, आप प्रदर्शन स्थल से हट जाइए, फिर भी ये लोग कह रहे हैं नहीं, आना तो पड़ेगा ही। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि महिलाओं बच्चों को बाहर रखिए, उनको मत लाइए, बड़े बुजुर्गों को मत लाइए, कोविड का काल है, ठंड का आलम है, मत कीजिए ऐसा। लेकिन नहीं, बड़े बुजुर्गों को घसीटा जा रहा है, औरतों को उकसाया जा रहा है कि आपको भी निकलना होगा, बच्चों को भी निकलना होगा, सबको निकलना होगा। इनकी जान की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? कोई नहीं ले रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? कोई नहीं ले रहा है। कह रहे हैं हम शांतिपूर्वक करेंगे, क्या गारंटी देंगे? अगर उस दिन जान माल का नुकसान होता है, दिल्ली निवासियों को तकलीफ होती है, तो क्या ये गारंटी देंगे? अब तक जितने लोग वहां ठंड में मरे हैं, दोष सरकार पर मना जा रहा है, लेकिन जिद पर तो ये लोग अड़े हुए हैं। 10 बैठकों के बावजूद और सरकार की इतनी बातें करने के बावजूद, इतनी बातें मानने के बावजूद अड़े हुए हैं कि आपको बिल को वापस लेना ही होगा। तो अब सरकार ने कहा है, देखिए आप डिसाइड कर लीजिए आपका एजेंडा क्या है। किसान का हित है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप ये काम कर रहे हैं? एजेंडा आप साफ देख लीजिए, उसके बाद आप निर्णय लीजिए। अभी आज 2 बजे, जैसे दीपक रावत कह रहे थे कि 2 बजे एक मीटिंग होने वाली है, 2 बजे इस मीटिंग में किसान पक्ष सारे अब डिसाइड करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं कि सरकार के इस नर्म रुख के बाद क्या हमें अभी भी अड़ियल होना जरूरी है? क्या हम सरकार की बात मान लें, प्रदर्शन से हट जाएं, प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर लें? सुप्रीम कोर्ट में अगर ये लिखित देने को तैयार है कि 1 से 1.5, मान लीजिए 2 साल तक जो भी विधि अवधि तय है, तो क्या तब तक हमें इसको टाल देना चाहिए? नरेंद्र तोमर क्या कहते हैं, कृषि मंत्री? आइए सुनते हैं। आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए, और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। अब आपने सुना नरेंद्र तोमर क्या कह रहे हैं। 22 जनवरी को 11वीं राउंड ऑफ जो टॉक्स हैं वो होने वाली हैं, बैठक होने वाली है। नरेंद्र तोमर को उम्मीद है कि किसान पक्ष सरकार की बात मानेंगे और थोड़ी सी अपने रुख में भी, अपने आइडियल पोजीशन से निकलकर थोड़ा सा वो भी सामने आएंगे, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बज सकती। दूसरी तरफ जहां कुछ किसान संगठन सरकार की बात को मानने को तैयार हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ और संगठन हैं जो कि अड़े हुए हैं। उनका अब ये कहना है कि भाई हम जिद छोड़ने को तैयार नहीं, और उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार के प्रस्ताव से वो सहमत नहीं है, आपको बिल को वापस लेना ही होगा। भवानी सिंह और मनोज के पास वापस चलते हैं। मनोज शर्मा, पहले आपके पास, जरा आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको पूछिए, जो किसान संगठन और नेता जानबूझकर अभी भी अड़े हुए हैं कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, सरकार की बात को नहीं मानेंगे, क्या वो किसान के हित में बात कर रहे हैं? हम लोगों से, किसानों से जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोग जो किसान कहते हैं कि नहीं, हम तो जब तक बिल वापस नहीं होंगे वापस, मतलब हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा, कुछ कहना चाहेंगे उन किसानों से?
नहीं साहब, हमारा तो ये मन है कि जैसे अभी अब 1-1.5 साल का समय दिया है, तो जब तक आंदोलन तो वापस लेना चाहिए। जैसे कि अभी न्यू हो गया, उनने कह दी कि हम करेंगे, तो इसके बीच में उस समय तक मतलब वापस ले लेना चाहिए काश्तकार को भी। हम भी काश्तकारी हैं। आप भी किसानी है, मतलब किसान, जब ये आपके साथी जो लोग हैं उनसे आप क्या अपील करोगे? मैं तो आज देश के किसानों से सभी से ये कहूँगा, किसान भाइयों, अब अगर सरकार कह रही कि 1.5 साल में, तो किसान भाइयों को, पूरे भारत के किसानों को मैं बैठे बैठे अपील करता हूं, क्योंकि मैंने भी किसानों की लड़ाई लड़ी है। मैं भी यहाँ किसानों का जनप्रतिनिधि हूँ, पूरा क्षेत्र को लड़ता हूँ। सीहोर जिला सीएम का गृह जिला है। यहाँ मैंने कई आंदोलन करे, कई जल सत्याग्रहण कराए, कई पेड़ों पे बैठे किसान, तमाम तरह के मैंने आंदोलन करे। आज क्या कहेंगे किसानों से? मैं किसानों से आज यही संदेश कर रहा हूँ, यदि सरकार कह रही है कि हम 1.5 साल तक इसको रोक दे और समिति बना रहे हैं और उसमें किसानों को भी शामिल कर रहे हैं, तो फिर किसानों को अभी आंदोलन रोक देना चाहिए। किसानों को आंदोलन रोकना चाहिए, लेकिन वो तो कहना है कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होंगे, इससे कम कुछ नहीं। 26 जनवरी की परेड होगी, ट्रैक्टर परेड। नहीं साहब, उनको मान देना चाहिए, क्योंकि किसान की खेती से लगा के कृषि उपज मंडी तक किसान की उपज सही बिके, सही इस्तेमाल हो, बाहर ले जाओ तो सही इस्तेमाल हो, ये कोई कानून गलत नहीं है। बहरहाल क्या है कि मोदी जी के दुगनी करेंगे, अब वो दुगनी किस तरह करेंगे उसका विचार वो खुद करते हैं, पर किसान को आंदोलन अभी समाप्त कर देना चाहिए। और कोई पूरे भारत के किसान नहीं है उसमें, कोई दलालपन फंसे हुए हैं, राजनीति कर रहे हैं। 26 जनवरी को देश गणतंत्र दिवस मनाएगा और किसान कह रहे हैं कि वो तो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। आप क्या चाहते हो? नहीं निकालना चाहिए साहब, जब वो कह रहा है कि 1.5 साल में मतलब सब समाधान हो जाएगा, तो नहीं करना चाहिए उन्हें, अभी अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। देखिए आनंद, यहाँ लोगों को, किसानों से जब हम बात कर रहे हैं, तो उनको एक सरकार की जो एक सबसे बड़ी बात ये है कि मनोज शर्मा की, अभी मनोज देखिए, योगेंद्र यादव जैसे व्यक्ति अगर किसान के नेता बन के वहाँ खड़े हुए हैं और कह रहे हैं हम किसान के हित की बात कर रहे हैं, तो क्या इसको आप मान सकते हैं? या फिर इनका एक अलग एजेंडा चल रहा है? कई सारे लोग हैं जो किसान यूनियन के वहाँ नेता बने हुए हैं, लेकिन झंडे उनके माओवादी हैं, उनके आइडियोलॉजी माओवादी है। या फिर कुछ लोग हैं जैसे गुरनाम चांदूनी हैं जो कि कांग्रेस के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं। तो अब आप बताइए, इनका एजेंडा पॉलिटिकल है कि किसान का हित है? वहीं भवानी सिंह के पास जाते हैं। भवानी बताइए, अब जहाँ कुछ किसान पक्ष, जैसे कुछ लोग आपके साथ है, वो कह रहे हैं कि देखिए अब आपको सरकार की बात मान लेनी चाहिए, दूसरे अलग लगे हैं कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, राकेश टिकैत जैसे लोग। क्या ये देश भर के किसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी एक का एजेंडा रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए आनंद, सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या केवल सिर्फ वही किसान है या बाकी जो देश की आवाज़ है वो क्या? पहले उनकी सुन लेते हैं। आप बताइए, वहाँ दिल्ली में बैठे हैं, वो तो साफ कह रहे हैं कि बिल वापस नहीं होंगे तो उससे कम नहीं मानेंगे वो। देखो, ये तो किसी की बहकावे बाबे, विपक्ष के लोग हैं उनके बहकावे में। मुख्य जो किसान है आज, वो भी एक किसान खेती कर रहा है, काम कर रहा है खेत में जा करके। आज जिस तरह हमारी सरकार किसानों के हित में है और जिस तरह काम कर रहे हो, कल ये जो भी ये प्रस्ताव रखा, आपको क्या लगता? जो मोदी जी ने कानून बनाया किसानों के लिए एकदम सही बनाया है। नहीं, सरकार ने जो उनको ऑफर दिया है कि आप 1.5 साल तक के लिए होल्ड कर देते हैं, कमेटी बना देते हैं, क्या ये बात माननी चाहिए? और क्या नहीं माननी चाहिए उनको? जो सरकार ने कह दिया है कि कमेटी बना देते हैं, तो कमेटी के ऊपर उनको भरोसा करना चाहिए। लेकिन वो तो 26 जनवरी के लिए अड़े हुए हैं कि वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। तो ये बहुत गलत है, ट्रैक्टर रैली नहीं निकालना चाहिए, देश का नुकसान होगा। और एक्चुअली में किसान है ही नहीं वो। क्यों? आपको क्यों लगता है वो किसान नहीं नहीं लगता? तो आपको पता है, आपके ये मीडिया के माध्यम से पता पड़ा कि बांग्लादेशी हैं, चीन के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, किसान है ही कहाँ? भारत का किसान तो आंदोलन कर ही नहीं रहा है। और मोदी जी ने भारत के किसानों को बहुत कुछ दे दिया, किसान सम्मान राशि को। क्या लगता है इस कानून के अंदर ऐसा कुछ है जो संशोधन करने की जरूरत है? अगर संशोधन करना है तो मोदी जी बार बार बुला रहे हैं, आओ और कमेटी बनाकर करो निर्णय। और कोई गलत है तो उसको हटा देंगे और सही है तो उसको। आपको क्या लगा? आपको कुछ गलत ये लगा? किसानों के लिए हित में है, सही है किसानों कैसे के है लिए। हित में? इससे मोदी जी ने वादा किया था आज किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, तो उस दुगनी के लिए कानून बनाया है। आज किसानों की आमदनी कैसे दुगनी हो, इसके लिए मोदी ने नियम बनाया है और ये लागू रहना चाहिए। इसमें जो मेन बड़ी बात है कि आप जो मंडियों की स्वतंत्रता दी है कि आप उन सरकारी मंडियों के अलावा बाहर भी बेच सकते हो। दोनों चीज है, बाहर बेच सकते हैं, मंडियों में बेच सकते हैं। किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है वो कैसा है? बढ़िया है। क्या उससे कोई नुकसान होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं। लेकिन माहौल तो वहाँ बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं कि इससे किसानों की जमीनों पर कब्जा भी कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं भवानी कि ऐसा नहीं है कि जमीन पर किसान को अपनी बात पता है, कानून पता है और उनको भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान का हित नहीं करेंगे,
उन्होंने किसान से जो वादे किए हैं, बहुत सारे वादे निभाए हैं, इस भरोसे पर वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सरकार इसके इम्प्लीमेंटेशन को 1 से 1.5 साल तक टालने को भी तैयार है तो फिर इनको मान लेना चाहिए। जो वहां खड़े हैं वो शायद कुछ दलों के नेतृत्व कर रहे हैं, दलालों का नेतृत्व कर रहे हैं। ये जमीन से किसान कह रहे हैं कि देखिए जो वहां कर रहे हैं दिल्ली के पास आसपास, वो किसान का हित नहीं कर रहे हैं और वो देश के सारे किसानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये बात साफ निकल के आ रही है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली की ओर रुख करते हैं, जहां कृषि सुधार कानूनों पर किसानों और इससे जुड़े पक्षों के बारे में जो राय है उसे जानने के लिए अभी थोड़ी देर में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी है उनकी बैठक शुरू होने वाली है। अब कुछ किसान दल के प्रतिनिधि ऑलरेडी आ चुके हैं वहां उनसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन इस पैनल ने यह भी कहा है कि सिर्फ किसान पक्षों की बात नहीं, उन सब की बात सुनेंगे जिनका इन कानूनों की वजह से जिनको इससे कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा, उन सब से ये बात करेंगे। और कहा है कि सभी पक्षों की राय जानने के बाद ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय सौंपेगी। अनुराग ढांडा जुड़ रहे हैं लाइव वहीं जहां पर ये मीटिंग हो रही है उसी के बाहर से। अनुराग, क्या ये मीटिंग शुरू हो चुकी है? कौन कौन से किसान पक्ष हैं जो अभी आकर मिलने को तैयार हैं और कौन कौन आने वाला है इनसे बात करने के लिए? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 घंटे से ये मीटिंग चल रही है। 11 बजे के कुछ मिनट बाद ये मीटिंग शुरू हो गई थी और कुछ किसान संगठन फिजिकली यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हमें जो अंदर से जानकारी मिल रही है वो ये कि देश भर से अलग अलग हिस्सों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहुत सारे किसान रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनमें इकोनॉमिस्ट हैं, जिनमें बाकी लोग भी हैं, वो अपनी राय कमेटी के साथ फिलहाल साझा कर रहे हैं। और इसका मकसद भी यही था। कमेटी ने पिछली मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उनकी राय जो भी रही हो कानूनों के बारे में, उन्होंने कुछ भी कहा हो या आज भी वो जो कह रहे हैं, उनका काम अपनी राय रखना नहीं है, बल्कि उनका काम सभी पक्षों की राय सुनकर के एक साझा रिपोर्ट बना करके सुप्रीम कोर्ट को देना है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट को पढ़ करके तय करेगा कि क्या असलियत है, ग्राउंड पर क्या सोच रहे हैं किसान और बाकी प्रतिनिधि। तो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहुत सारी जगहों से, कई स्टेट से जो किसानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो फार्मर यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं, एफपीओ से जुड़े हुए लोग हैं, वो आज कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं। वो अपनी राय रख रहे हैं और इसी राय को जब अगली मीटिंग होगी तब भी इसी तरीके से रायशुमारी चलती रहेगी और इसी राय को कंपाइल करके सुप्रीम कोर्ट को इस कमेटी को सौंपना है। मैं आपको आनंद एक चीज और कहना चाहता हूं, जो योगेंद्र यादव की भी अभी हमने बाइट सुनी कि 26 को तो हम रैली करेंगे और सारे किसान नेता वही बात कह रहे हैं। जो हमारे सूत्रों से जानकारी है वो आनंद पोस्चरिंग है। अभी फिलहाल किसान पीछे हटते हुए नजर नहीं आना चाहते हैं, वो पोस्चरिंग है। सामने से यही बयान आपको सुनने को मिलते रहेंगे, लेकिन अंदर खाने हलचल है। किसान संगठनों की मीटिंग जो आज होने जा रही है, उन 40 संगठनों के भीतर काफी हलचल है और बहुत लोग कन्विंस है इस बात से कि अब कहीं ना कहीं समझौते पर पहुंच जाना चाहिए। ये सिर्फ पब्लिक पोस्चरिंग चल रही है फिलहाल। ऐसा लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट अब डिसिपेट हो जाएगा। ये प्रोटेस्ट ना ही इसमें गुटबंदी होगी, लेकिन इसमें एक बात भी है कि ज्यादातर किसान संगठन जो हैं जो पीछे हट जाएंगे, क्योंकि सरकार के रुख को देखकर कई सारे किसान संगठन हैं जो खुश हैं कि सरकार इतनी बात करने को तैयार है, इतना झुकने को तैयार है, तो किसान को भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि बात किसान हित की है। अपने स्वतः सेल्फिश इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट और राजनीतिक का उल्लू सीधा करने की बात नहीं है। बात यह है कि भाई हम अपना निजी एजेंडा फिट ना करें, लेकिन देश में किसान के हित की बात करें। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के पक्ष में अगर हम हैं तो उस हिसाब से, उस एटीट्यूड के साथ हमें बात करने की जरूरत है। क्या योगेंद्र यादव जैसे लोग ऐसा कर रहे हैं? फैसला हम आप पे छोड़ते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद अखाड़ा में बंगाल में हो रहा है बहुत भयंकर सियासी घमासान, करेंगे उसकी बात ब्रेक के बाद। अखाड़ा में आ रही है एक बहुत बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन पर फैल रही अफवाहों पर आज एक बहुत बड़ा प्रहार किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आज कुछ पोस्टर जारी किए हैं, जिनके जरिए लोगों को यह बताने की कोशिश की गई है कि कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। पोस्टरों के जरिए सरकार ने लोगों से टीके पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की है। यही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया है कि भारत में तैयार कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित होने की वजह से ही ब्राजील, बांग्लादेश समेत कई देशों में इसकी भारी मांग है। अब तक 12 देश भारत से मांग कर चुके हैं कि वो भारत में बनी वैक्सीन प्रोवाइड करें। बहुत सारे देश, विशेषकर पड़ोसी देश, उनको हमारे देश की वैक्सीन जो है उपलब्ध कराई जा रही है। दुनिया के बहुत सारे देशों की डिमांड है कि वैक्सीन भारत की हमें मिलनी चाहिए।
ऐसे में समाज में जो लोग वैक्सीन के खिलाफ भ्रांतियां, गलत जानकारियां और गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, उनकी जानकारियों को हर तरीके से इग्नोर करके हमको सबको मिलकर वैक्सीन को अपनी और समाज की कोविड के खिलाफ बेहतर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है। वेलकम बैक। रुक करते हैं बंगाल की ओर, यहाँ अखाड़ा में, जहां पर बीजेपी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है तृणमूल कांग्रेस पर। बीजेपी का कहना है, बीजेपी ने अभी कहा है कि रोहिंग्या का मुद्दा उठाया, कहा है कि कम से कम 5 लाख रोहिंग्या ऑलरेडी बंगाल में मौजूद हैं और जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनकी कॉन्वॉय पर भी, उनके काफिले पर भी पथराव जो किया गया था, हमला जो किया गया था, वो रोहिंग्या द्वारा ही किया गया था। बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने रोहिंग्या का मुद्दा उठाया है। बीजेपी ने बंगाल में रोहिंग्या की संख्या बढ़ने का आरोप लगाते हुए उनका वोटर लिस्ट में नाम होने का भी आरोप लगाया है और कहा है कि रोहिंग्या का इस्तेमाल किया जाएगा और इनका इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ हमला बोलने के लिए। आइए सुनते हैं शिशिर बजरिया क्या कहते हैं। चुनाव आयोग से क्या कहा आपने, क्या मांग की? पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं, रण होता है और उसी के तैयारी में हम जो आज चुनाव आयोग मुख्य अधिकारी से जो मिले, उनको सबसे पहले तो ये बोला कि जिस दिन आप चुनाव घोषणा करेंगे उसी दिन केंद्रीय बल का तैनाती कीजिए और उसी दिन आप जो यहाँ के ऑब्जर्वर्स आते हैं उनकी नियुक्ति कीजिए, नहीं तो जितना देरी होगा यहाँ पर खेल बदल जाता है। क्या अंदेशा है, खेल बदल जाता है, कैसे बदल जाएगा? हर तरह का हथकंडा ये अपनाते हैं। सबसे पहला हमने जो दूसरा मांग किया है वो भी इनका ही हथकंडा है कि वोटर लिस्ट में जो इतनी बड़ी चोरी हुई है, जो वृद्धि हुई है, एक एक क्षेत्र में 35% वोटरों की वृद्धि, कहाँ से, किन इलाकों की बात कर रहे हैं? देखिए, जहाँ जो स्पष्ट करके मैं बताऊं, सीमांत के जितने जिला हैं। आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। आशिका, आपके साथ मुझे लगता है मदन मित्रा जी हैं, उनको कहिए कि बीजेपी ने पत्र लिखा है इलेक्शन कमीशन को, जहां कहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ और जिसमें पुलिस भी उनका साथ दे रही है। बिल्कुल, हमारे साथ मदन मित्रा हैं, टीएमसी के नेता हैं। दादा, बीजेपी का आरोप है इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है राज्य में जो वायलेंस हो रहा है उसको लेकर। माने वायलेंस तो कर रहा है बीजेपी, गोली मारो, दंगा करो, आगुन लगाओ, और हमने देखा है उस दिन ये टालीगंज में कैसा तोड़ रहा है, भांग रहा है। एक्चुअली क्या है, वो लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ करो बंगाल में, गुंडाई करो कि कड़ा से कड़ा कुछ एक्शन हो जाए। लेकिन गोली मारो वाला जो स्लोगन है, सबसे तो आरोप लगा रही है कि टीएमसी रोहिंग्या को एनकरेज कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि रोहिंग्या को तो देखना है, ये गोली मारो स्लोगन किसी ने उठाए है। अगर आप मुझे गोली मारेगा, आप क्या मुझे रसगुल्ला मारेंगे? ममता दीदी के रैली में तो ये सही आया था कि बंगाल के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, तो ये तो तृणमूल के काडर ने रेस किया था। नहीं मारेंगे, लेकिन एक थप्पड़ मारेंगे बीजेपी। नहीं तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? बीजेपी के कार्यकर्ता तो पकड़े गए 3, टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं पकड़े जाएंगे जिन्होंने नारे लगाए? अगर टीएमसी को कार्यकर्ता को सीसीटीवी नहीं मिलेगा, उसका नाम नहीं मिलेगा, तो कैसे पकड़ाएगा? दादा, हमारे पास विजुअल है, मैं तो जरूर ऐसा कैसे है दादा कि बंगाल के कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का फुटेज मिल जाता है, तृणमूल के कार्यकर्ताओं का नहीं मिलता? देखिए, ये सवाल पूछ रहे हैं आनंद नरसिम्हन आपसे कि ऐसा कैसे होता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के वीडियो मिल जाते हैं आपको, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं के नहीं मिलते? अगर नहीं करेगा तो कैसे मिलेंगे? वो देखना है कौन करता है, कौन अपना झंडा, क्योंकि उसका कैरेक्टर है खाली जर्सी बदलना। सुबह टीएमसी को पढ़ते हैं, रात को बीजेपी पढ़ते हैं, रात में अगर तो शाम को कांग्रेस। हम लोग तो जर्सी नहीं बदलता है, एक ही जर्सी। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नेता अर्जुन सिंह भी हमारे साथ फोन पर है। आशिका, लेकिन जरा मदन मित्रा जी से एक और सवाल पूछिए कि रोहिंग्या का इस्तेमाल कर रही है तृणमूल कांग्रेस। 5 लाख रोहिंग्या को वोटर ID कार्ड बांट दिए गए हैं, ये आरोप है। हम तो बंगाल को मिठाई नहीं खिलाएंगे,
रोहिंग्या को लेकर के आरोप है बीजेपी का कि रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ घुसा करके उनको वोटर लिस्ट में उनके नाम डाले गए हैं। आज ही तो हम देखा है, चुनाव कमीशन बोल दिया है जिसका नाम नहीं है उसका भी वोट देना पड़ेगा। आज ही तो हम देखा है। हाँ, लेकिन रोहिंग्या मुसलमान क्या हैं यहाँ पर वोटर लिस्ट में डाले गए हैं ना? नहीं, सुनिए, ये सब पॉलिसी मैटर है, इतना जल्दी हम बताने नहीं सकेंगे क्योंकि रोज रोज बीजेपी का नया नाटक, नया यात्रा, नया आरोप लगा रहे हैं। आरोप एक ही है, आप दंगा लगाने चाहते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को वोटर आईडी में शामिल करना पॉलिसी मैटर कैसे हो सकता है? अर्जुन सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बीजेपी के नेता। अर्जुन सिंह जी बताइए। आप क्यों बैठे थे? कह रहे हैं कि बीजेपी के गुंडा दंगाई कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मदन मित्रा तृणमूल कांग्रेस के। आप जब दूसरा जाएगा में अर्जुन सिंह जी, तृणमूल कांग्रेस के मदन मित्रा कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता दंगा फसाद कर रहे हैं, वायलेंस उनकी वजह से हो रहा है। हाँ, हेलो। हाँ, अर्जुन सिंह जी नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्कार। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, बंगाल में वायलेंस की वजह से हो रहा है। ये मदन मित्रा ने आरोप लगाया ना? हाँ जी। लो, मदन मित्रा तो कल बोल के आए हैं, एक जगह भाषण दे रहे थे कि जो भी चुनाव लड़ने के लिए हथियार, बारूद, मसाला सब वो सप्लाई करेंगे तो उनको तो पहले गिरफ्तार करना चाहिए। इस तरह के लोग जो पूरे समाज को वायलेंस में बदलना की कोशिश करते हैं, ये खुद इन्होंने स्वीकार किया था कि बैरकपुर में जो दंगा हुआ था ये ममता बनर्जी और उनकी पुलिस ने करवाया था। इनका वीडियो फुटेज भी है, ये खुद बयान दे रहे थे, अपना वीडियो बना कर छोड़ा था इन्होंने। तो ये ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को के सामने अब हम लोग से बात कराना कोई मतलब भी नहीं होता। अभी बीजेपी का आरोप है, आपने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस जो है वो रोहिंग्या को वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं और जेपी नड्डा जी के काफिले पर भी रोहिंग्या मुसलमानों ने अटैक किया था। ये तो रोहिंग्या के नेता हैं, ये तो खुद ही रोहिंग्या के नेता हैं। कमराटी में इन्होंने पूरा रोहिंग्या को ले आकर भर्ती किया है, मटिया बुरुज में, दक्षिण 24 परगना में, सारे जगह रोहिंग्या को ले आकर, और ये खुद उसका आधार कार्ड और वोटर कार्ड यही बनवा के देते हैं। इनके ऑफिस में जाइए, अगर इंक्वायरी कीजिए तो वहाँ मिलेगा आपको, उसका मशीन मिलेगा जो बनाया जाता है। अर्जुन सब मिलता है इनके पास। अर्जुन सिंह जी, कल ममता बनर्जी ने भी कहा कि बीजेपी माओवादी है। अब ममता बनर्जी के दिमागी परेशानी बढ़ गई है, सारे लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनके लिए कुछ बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि जब आदमी दिमागी रूप से परेशान हो जाता है कि हमारी सत्ता जा रही है, तो हो सकता है इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्योंकि हमारा तो सिद्धांत आइडियोलॉजी है इस बात का। तो मैं जरा मदन मित्रा जी से जानना चाहूंगा, आशिका मदन मित्रा जी से पूछे। अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि मदन मित्रा जी खुद कह रहे थे कि बारकपुर में राइट्स तृणमूल कांग्रेस ने करवाए हैं। उन्होंने कहा वीडियो मेरे पास है। वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए माओवादी तो छत्रधर महतो हैं जो कि तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। सोल्जर लेके बंगाल आ जाओ, क्यों? मोदी अभी डेली पैसेंजर बन गए। छत्रधर महतो माओवादी हैं और तृणमूल कांग्रेस में है। बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है कि ममता कहती है बीजेपी तो माओवादियों से भी खतरनाक है, तो फिर ऐसा कैसे है कि माओवादी आपके खेमे में है? वो पहले वो 11 साल यूएपीए में जेल में थे, उनको बाहर तृणमूल कांग्रेस ने निकाला, आरोप है। एक्सीडेंट का भी आरोपी हैं। वो तो जेल में था, उसका तो मामला चल रहे हैं, और वो जो निकाले हैं वो तो कोर्ट से उसको रिहाई दिया गया, उसको बेल दिया गया। तो जो कोर्ट कहते हैं हम लोग को मान लेते हैं। वो तो तृणमूल के लिए कैनवसिंग कर रहे हैं 11 महीने से। वालों को ये मुंह में अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन वो तृणमूल के लिए प्रचार तो कर रहे हैं, माओवादी तो हैं, ये तो मानेंगे। कैसे आप मान रहे हैं इस चीज? देखिए, भारत के इतिहास में रत्नाकर वाल्मीकि बनते हैं, चंडाशक धर्माशक में परिणत है, और कपिलावस्तु का राजा बुद्धदेव सिद्धार्थ बुद्धो बनते हैं। क्या कब क्या है छोड़ दीजिए। तब तो मान लीजिए बंगाल में लाखों नक्सल वो असीम चटर्जी से जितना है, तो अभी तो वो सब घूम रहा था, सभी तो पब्लिक में था। तो आप छत्रधर महतो को वाल्मीकि बता रहे हैं? वो तो चुनाव की नतीजा बताएंगे, लेकिन हम जब गए थे
कुछ दिन पहले हम देखा जब छत्रधर निकाला है तो हजारों जनता माँ बहन उठकर आशिका, आप पूछिए कि तो कि कुछ दिन पहले ममता दी बीजेपी को वॉशिंग पाउडर बता रही थी कि जो बीजेपी जाता है उसके पाप धुल जाते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि छत्रधर में तो तृणमूल में आ गए तो फिर वो रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए। मुकुल, शोभन, शुभेंदु जो आपका पास जाता है सब ठीक हो जाता है। दादा, अभी ममता बनर्जी वॉशिंग पाउडर भाजपा कह रही थी कि भाजपा में जो जाते हैं वो साफ सुथरे हो जाते हैं। आपके दल में छत्रधर महतो आकर के वाल्मीकि बन गए क्या? देखिए, मैं ये नहीं बताया कि छत्रधर वाल्मीकि बना है। मैंने बोला भारत की इतिहास है, रत्नाकर वाल्मीकि बनते हैं, कपिलावस्तु का राजा सिद्धार्थ बुद्धदेव बनता है। अगर छत्रधर अपना जो रास्ता था वो भी अभी तक तो साबित नहीं हुआ, अभी तक मामला चल रहा है। और उसको रिहाई जो दिया है वो तो कोर्ट नहीं दिया है, कोर्ट ने दिया, हम लोग तो नहीं दिया है। लेकिन तो अगर तृणमूल में आके वो ठीक हो गए और वो अपना जो पुराना दिन है, तो अगर आपको ये अर्जुन सिंह जो हमारे साथ फोन पर है, अर्जुन सिंह जी कह रहे हैं कि मदन मित्रा ने खुद माना है कि बैरकपुर में राइट तृणमूल ने करवाया है। मदन मित्रा जी क्या कहेंगे? नंदीग्राम बताएंगे, क्योंकि नंदीग्राम से अभी सरकार चलेगा। सरकार जो चलेंगे वो शहर से नहीं बल्कि गांव की किसानों से चलेगा। किसानों के लात मार के किसानों के घर से एक मुठ्ठी चाल लेके, ये नाटक नहीं। ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ेंगे क्योंकि गांव से शहर चला। बिल्कुल। अर्जुन सिंह जी क्या कहेंगे? मदन मित्रा का कहना है ममता बनर्जी नंदीग्राम से इसीलिए लड़ रही है क्योंकि अब की बार चुनाव गांव से शहर की ओर चलेगा, शहर से गांव की ओर नहीं। ममता बनर्जी नंदीग्राम में भी हारेंगे और ममता बनर्जी को मैंने 2 ऑप्शन और दे के रखा है। एक तो भाटपाड़ा लड़ लें, दूसरा नैहट्टी लड़ लें, दोनों में फिर वहाँ भी हारेंगे। एक जगह जीत सकते हैं और मटिया ब्रूज है और कहीं नहीं जीत। कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहा है अर्जुन सिंह जी, तृणमूल ने आरोप लगाया है कि सरकार जो है सेंटर बीएसएफ का इस्तेमाल कर रही है, सख्ती बरत रही है, लोगों को डरा रही है वहां बॉर्डर एरियाज में। आप क्या कहेंगे? सर, बीएसएफ का काम है स्मगलरों को पकड़ना और सख्ती किस पर किया जा रहा है? गांव के लोगों पर। इन लोग जो गोरू पचार स्मगलिंग जो करते हैं, अगर बीएसएफ उसको रोकती है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं। कुछ महिलाओं को इन्होंने ठीक करके रखा है, वो जाके रोहिंग्या जो होते हैं वहाँ बसे हुए हैं, वो जाके महिलाओं के नाम पर केस करता है। महिला जो बीएसएफ के नाम पर केस करती है, उसी का ये काउंटर है कि महिला ये अभी बोलना शुरू कर दिए कि बीएसएफ दबाव बना रहा है। अर्जुन सिंह जी, क्या बंगाल की परिस्थिति, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, बंगाल में क्या बीजेपी अपना वर्चस्व जमा पाएगी? क्योंकि ममता बनर्जी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस को कोई नहीं वहां से हटा सकता। तो क्या मिशन 200 का जो आपका मिशन है, अमित शाह जी ने जो सेट किया है, उस पर क्या बीजेपी जीत पाएगी? अगर ममता बनर्जी जी इतना कॉन्फिडेंस है तो अपना विधानसभा क्षेत्र क्यों बदली? एक, अगर ममता बनर्जी इतना कॉन्फिडेंस है तो 9.5 साल लोगों को लूटने के बाद अब वो जा रही है द्वारे, तो जाने की जरूरत क्या है? हम अगर काम करेंगे तो हमें तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें लोग अपने आप वोट देंगे। ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है और हम पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की तरफ जा रहे हैं और ममता बनर्जी अपनी पार्टी बचा ले, यही बहुत बड़े काम कर लेंगे, सरकार पे छोड़ेगी। अर्जुन सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वहाँ बंगाल में बीजेपी का एक बहुत बड़ा मेगा प्लान तैयार हुआ है, उसका ब्लूप्रिंट मैं अब आपको बता देता हूँ। इसके बाद हम आशिका के पास जाएंगे। अपने इस प्लान के जरिए बीजेपी बंगाल के हर विधानसभा सीट तक पहुँचने की कोशिश करेगी। बीजेपी ने बंगाल के हर विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया है। ये परिवर्तन रथ यात्रा 5 फरवरी से शुरू होगी, जो सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। बीजेपी ने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए बंगाल को 5 जोन में बांटा है, जहां पर ये रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके लिए पार्टी ने केंद्रीय नेताओं को प्रभारी भी नियुक्त किया है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 फरवरी से इस रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। पहले कैलाश विजयवर्गीय की बात सुन लेते हैं, उसके बाद आशिका के पास चलते हैं। हमारे साथ में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय हैं। सर, पश्चिम बंगाल में
रथ यात्रा निकाली जाएगी, कि किस तरीके से है, कितनी रथ यात्राएं होंगी और क्या योजना है सर? नहीं, 5 रथ यात्राएं हमारे निकलेगी और 294 विधानसभा सभी में जाएगी। हमारे स्थानीय लीडर्स भी उसमें साथ में रहेंगे और हमने आग्रह किया केंद्र से भी नेता कुछ आएँ और राज्य सरकार की विफलताओं के बारे में, अराजकता, हिंसा की राजनीति, सिंडिकेट राज, इसके खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे और ये विश्वास दिलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो अराजकता समाप्त होगी, प्रजातंत्र की स्थापना होगी वहाँ पर और ये सिंडिकेट राज को हम समाप्त करेंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार गरीबों के उन्नयन की योजनाएं चल रही वो उनका लाभ उन तक पहुँचाएंगे, क्योंकि दुर्भाग्य से बंगाल में किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है, आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ठीक तरीके से वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा, बीच में सिंडिकेट के लोग पैसा खा रहे हैं। तो इस भ्रष्टाचार को समाप्त करके गरीबों की योजनाएं गरीबों तक पहुँचे, ये विश्वास दिलाएंगे और मुझे विश्वास है कि ये रथ यात्रा वहाँ पर एक क्रांति पैदा करेगी। एक सवाल और बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री भी होंगे और कब से कब तक? 5 तारीख से हमारी पहली यात्रा निकलेगी, 5 या 6 को नड्डा जी उसका शुभारंभ करेंगे और हमारी लास्ट यात्रा निकलेगी 11-12 को। हमने आग्रह किया गृह मंत्री जी से, यदि वो समय देंगे तो वो उसको हरी झंडी बता के शुरुआत करेंगे। 5 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में 5 यात्राएं निकलेंगी। 5 जोन में बदल दिया गया है, बंगाल को बांट दिया गया है। लेकिन ममता बनर्जी जी ने तो कहा है कि प्रधानमंत्री का तो स्वागत है, लेकिन बाहर से दंगाइयों को हम अंदर नहीं आने देंगे, ये भी कह डाला। बिल्कुल, लगातार ये आरोप तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है कि वो बाहरी लोग हैं जो यहाँ पर हिंसा भड़का रहे हैं। मैं इस बारे में टीएमसी नेता मदन मित्रा से पूछूंगी। दादा, ये जो हिंसा भड़काने का आरोप आप लोग लगाते हैं लगातार बीजेपी पर, किस आधार पर? क्योंकि वो दंगाबाजी करते हैं हर जगह में। कल भी हम कांचरापाड़ा गए थे, हमारा सनत जो यूथ की प्रेसिडेंट है उसका घर में बम मारा है, नईहाटी में उसका घर तोड़ दिया है, पार्टी ऑफिस तोड़ दिया है। हर जगह में तृणमूल का पार्टी का ऊपर झमेला कर रहे हैं। आप ये आरोप लगाते हैं बार बार, परसों भी आपने कहा, कल भी कहा कि बाहर से बीजेपी के लोग गुंडों को ला रहे हैं। सुनिए, मैंने देखा है अपना आंखों से। हम जा रहा था नंदीग्राम, वो खेजूरी में, हेड़िया में, कम से कम 500 बास में बाहर का आदमी था जिसका कल्चर बंगाल का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, तो ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप कि बाहर से लोगों को लाकर यहाँ हिंसा भड़काई जा रही है। लेकिन बीजेपी ने तो ठान ली है कि 294 विधानसभा में अपना वर्चस्व, अपने प्रेजेंस को जमाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। बंगाल के घमासान के साथ साथ और भी खबरों का सिलसिला जो है चलता रहेगा यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया में। अर्पिता के साथ बने रहिए।